संसद भवन, नई दिल्ली। लोकसभा का हाल। आज त्याग दिया गया पार्लियामेंट हाउस, तब सेंट्रल असेंबली कहा जाता था। 8 अप्रैल 1929 को सभा की कार्यवाही शुरू हुई और ऊपर से एक बम आकर गिरा। जोर का धमाका हुआ, सब धुआं-धुआं। अफरा-तफरी मच गई। सदस्य इधर-उधर भागे। दर्शक बालकनी से फेंका गया बम था, वहां से पर्चे गिरने लगी। फेंकने वाले 3 युवक थे, मजे से खड़े थे, नारे लगा रहे थे, भागने की कोशिश नहीं की। उनके बम से कोई नुकसान नहीं हुआ, बस एक खंभे का ग्रेनाइट चटक गया था। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। एक के पास से पिस्टल बरामद हुई। नाम भगत सिंह। बयान बहरों को सुनाने के लिए धमाका किया है। मुकदमा शुरू हुआ। लीगली बम से कोई मरा नहीं था, पर बम फटा तो था। सो एक्सप्लोजिव एक्ट लगा। पर्चे फेंके थे जिसमें सरकार की आलोचना थी, जिसके चलते राजद्रोह भी लगा। इन धाराओं में वो 10-15 साल जेल काट कर छूट जाते। बटुकेश्वर दत्त भी छूटे थे, लेकिन भगत का मामला फंस गया। खुफिया खबर मिली कि उसके पास जो पिस्टल बरामद हुई थी, उससे लाहौर के डीएसपी सैंडर्स का मर्डर हुआ था। सैंडर्स मर्डर कई लोग में पकड़े गए और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और थापर पर 302 का मुकदमा चला। लाहौर के प्रोफेसर का लड़का हंसराज बोहरा पुलिस का वायदा माफ गवाह बन गया। भगत ने कोई झिझक नहीं दिखाई, कहा कि उसने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया है। यह अखबारों में बड़ी सनसनी थी। भगत सिंह ने वकील नहीं लिया, जबरदस्त स्पीच देते हुए रोज उनके आग उगलते सरकार को आड़े हाथों लेते बयान सुर्खियां बनते रहे। मीडिया कवरेज उसे हीरो बना दिया। पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी तो वायसराय इरविन ने प्रेस की एंट्री बंद की। ट्रिब्यूनल बनाया, बंद कमरे में फटाफट फैसला हुआ। जेरे दफ़ा 302 में मौत की सज़ा सुनाई गई। हैंग टिल डेथ। सज़ा देना कोर्ट का काम है, क्रियान्वित करना सरकार का काम है। सरकार की हालत साफ छछूंदर सी थी। तमाम मुद्दों को लेकर गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी था। जनसमूह उमड़ रहा था। उधर लंदन से साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारतीयों को प्रोविंशियल गवर्नेंस में हिस्सेदारी देने के आदेश थे, पर कांग्रेस कई मुद्दों पर अड़ी थी। यह सब कम था क्या कि ये नया सरदर्द आ गया था। भगत सिंह यूथ आइकन बन चुके थे। अब कांग्रेस भी फांसी को टालने का दबाव बना रही थी। नेहरू का स्टेटमेंट था, अगर भगत सिंह की लाश हमारे बीच रखी होगी तो समझौता कैसे होगा। गांधी हर बैठक में मुद्दा उठा रहे थे। फांसी करने का आर्डर इरविन को देना था। गांधी का आग्रह था, आदेश ना दिया जाए और फांसी टाल दी जाए। सरकार का कानूनी अधिकार होता वो सज़ा को कम्यूट कर दे, छोड़ दे या पेंशन बांध दे, लेकिन माफ़ी का आवेदन आए तो सही। भगत सिंह आवेदन करने के लिए तैयार नहीं थे। परिवार को भी आवेदन देने से सख्त मना कर दिया। वायसराय की मुसीबत हल करने को गांधी ने आसफ अली को भेजा, यह लिखवाने के लिए कि भगत सिंह फांसी ना दिए जाने पर क्रांतिकारी गतिविधि छोड़ देंगे और आज़ादी के लिए अहिंसक शांतिपूर्ण तरीकों का पालन करेंगे। आसफ अली कांग्रेस लीडर, उस दौर के सबसे नामचीन क्रिमिनल लॉयर थे। मुकदमे के दौरान कांग्रेस ने उन्हें राजगुरु सुखदेव की पैरवी का जिम्मा दिया था। भगत सिंह ने वकील नहीं लिया था, मगर आसफ अली से सलाह करते रहते थे। ऐसे में गांधी की उम्मीद थी कि आसफ अली क्लीमेंसी का लेटर निकलवाने में सफल होंगे। भगत सिंह मान गए। पत्र लिख दिया। माफ़ीनामा इरविन के पास पहुंचा। उन्होंने खोला, पढ़ा और सर पीट लिया। लिखा था, हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सिपाही हैं, इसलिए कृपया हमें कानूनी अपराधियों की तरह फांसी मत दें। हमें युद्ध अपराधी की तरह गोली मार कर उड़ाया जाए। ये विचित्र माफ़ीनामा भी खबर बना। भगत का लेजेंड हिंदुस्तान के सर चढ़कर बोलने लगा। इरविन की मुसीबतें बढ़ रही थीं। सिविल ब्यूरोक्रेसी बेचैन थी। उनका एक अफसर सड़क पर मार दिया गया था। तुरंत फांसी देकर एक नज़ीर ना बनाई गई तो देश भर में अफसरों की जान की कोई कीमत ना होगी। पंजाब के सिविल सर्वेंट एसोसिएशन ने फांसी रोकने के खिलाफ हड़ताल और सामूहिक इस्तीफे की धमकी तक दे दी। उधर भगत के साथियों ने जेल में बेहतर ट्रीटमेंट के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। 63 दिन भूखे रहने पर यतीन्द्र नाथ दास नाम के एक हड़ताली की मौत हो गई। लाश उनके घर कलकत्ता पहुंची तो बंगाल उद्वेलित हो उठा। भगत सिंह भी फिर जनमानस पर छा गए। 23 मार्च 1931 का दिन आता है जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन शुरू होना था। रवाना होने से पहले गांधी जी ने इरविन को फिर चिट्ठी लिखी। भगत को फांसी देने से देश में उठने वाली कठिनाइयों का हवाला दिया। भगत की युवा उम्र, उस उम्र में जोशीली भावनाओं का हवाला दिया। पत्र लिखते समय गांधी को नहीं मालूम था कि लाहौर की जेल में फांसी हो चुकी है। भगत सिंह देश प्रेम और शहादत की ऊंचाइयों पर सबसे बड़ा सितारा बन चुके थे। सरकार ने गोपनीयता इतनी बरती कि मृत शरीर तक परिवार को सुपुर्द नहीं किया। सर जलाकर वहीं पर राख बहा दी गई। 25 मार्च तक
खबर आम हो चुकी थी। कांग्रेसी अधिवेशन में गांधी का स्वागत काले झंडों, काले कपड़ों से बने फूलों से हुआ। गांधी गो बैक के नारे लगे। गांधी जी का पुरजोर विरोध हुआ। गांधी पर भगत को ना बचा पाने का दोष लगा। आज भी वह कालिक गांधी पर उछाली जाती है। माफ़ी मांगने को स्ट्रेटजी बताने वाले गांधी को भगत की शहादत के रास्ते बुरा बताकर गोडसे को जस्टिफाई करते हैं लोग। माफ़ी वीर की तस्वीर से अपवित्र उस सदन में बहुमत और ध्वनिमत का खेल चला, जिसके किसी कोने में भगत सिंह की निशानी खुदी हुई है। सोचता हूँ कि विधायी कामकाज और हंसी ठट्ठों के बीच क्या कभी कोई सांसद उस टूटे हुए ग्रेनाइट से उभरती भगत सिंह की आवाज़ को सुनता भी है? यूं खड़ा मतकल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। यह स्टोरी एक्स प्लेटफॉर्म पर मनीष सिंह नाम के एक यूजर ने लिखी थी और आपके सामने पेश किया है शैलेंद्र यादव ने। आप देख रहे थे दृश्य मंच। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर अपने स्वजनों को भेजना चाहते हैं तो शेयर करें। धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।